लेकिन चुनाव परिणाम के बाद शादी ब्याह का दौर शुरू हो गया और जो 3-4 महीना लॉकडाउन लगा रहा उस बीच में कई लोगों का बयाना वापस हो गया, तो सबका शादी पेंडिंग था और सब इसी बीच में बहुत कम था, लेकिन लगभग हर एक घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी के रिश्तेदार में, किसी के दोस्त यार के यहाँ शादी थी। तो हमें लगा कि इस बीच में रखने का मतलब है कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, बहुत लोग असुविधा महसूस करेंगे। तो 11 तारीख तक मुहूर्त था, लग्न था, जिसमें शादी ब्याह का दौर चल रहा था। उसके बाद फिर देखा कि रविवार दिन रखा जाए। आज भी कई लोगों की परीक्षा है, इस वजह से हमारे कई युवा साथी जो परीक्षा नहीं पहुंच पाए और कई लोगों की कल भी परीक्षा है, कल भी किसी चीज का एग्जाम, उस वजह से भी लोग नहीं आए। और कई पदाधिकारियों की अपनी परीक्षा नहीं है तो उनकी मैडम की परीक्षा है, तो कल की तैयारी कर रहे हैं, उनको साथ लेकर जा रहे हैं। तो खैर उन तक भी मैसेज पहुंचेगा। और एक बात कहें तो पूरे जीवन में हम आज तक इस 35 वर्ष की उम्र में लगभग हर एक प्रकार का दुनिया देखे। 16 साल 2 महीने की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हो गए, इंडियन आर्मी में, और वो भी इन्फेंट्री में। 8 साल सर्विस की है, जिसमें हम 6-6.5 साल जम्मू कश्मीर में गुजारे, बारामूला, राजौरी, पुंछ, मेंढर, कुपवाड़ा, तमाम मुश्किलों को देख के नौकरी के बीच में छोड़ दिए, रिजाइन कर दिए। आपके बिहार से बहुत दूर मुंबई में जाकर नौकरी छोड़ने के बाद हम एमआर का भी जॉब किए, ग्लेक्सो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जिसको जीएसके बोला जाता है, जिसमें 26/11 मुंबई में जो हुआ था अटैक, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर रात को 8 बजे अजमल कसाब आकर अंधाधुंध फायरिंग किया था। 8 बजे ही हमारी वहां से लोकल ट्रेन हर रोज होती थी, लेकिन उस दिन संयोगवश हम 7:30 बजे ही जल्दी निकल गए थे डॉक्टर्स का कॉल पूरा करके, और हम थाने स्टेशन में नहीं पहुंचे, उसके पहले जानकारी मिल गई थी सीएसटी स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। क्योंकि हम उसके लिए भी नहीं बने थे, वो भी छोड़कर चले आए। कई तरह का चूंकि जीवन जीना है, बाल बच्चों का भरण पोषण करना है। 16 साल से जिसको खुद से कमाने खाने की आदत लग गई, सेना में नौकरी करते थे, पेमेंट मिलता था, वो बिना कमाए खाए कैसे रहेगा दूसरे के भरोसे? तो कुछ न कुछ करना था, ठेकेदारी भी किए, 2-3 बार कोशिश की, जितना मेरे पास जमा पूंजी था अपने ही समाज के लोगों के साथ में साझा करके पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे 3-4 दफा प्रयास किए, कहीं 4 लाख लगाकर, कहीं 10 लाख लगाकर, जितना जमा पूंजी था, यहाँ तक कि जमीन बेचकर, जो खरीदा का जमीन नहीं। लेकिन आज तक ये सच्चाई है कि मेरा लगा हुआ भी पूंजी हमको वापस नहीं मिला और अपने ही लोगों ने बेईमानी कर दी। फिर भी हम आज तक कभी टूटे नहीं, कभी इतना दुखी नहीं हुए जितना दुखी और जितना मेरा हौसला टूटा चुनाव परिणाम आने के बाद। क्योंकि वहां दुख नहीं पहुंचा, क्योंकि हमें लगा था कि यहां केवल हम पूंजी से टूटे हैं, यहां धन का नुकसान हुआ है, लेकिन यहां हमारा विश्वास टूटा था, यहां विश्वास का नुकसान हुआ था, इसलिए हमें ज्यादा तकलीफ। और जब से चुनाव परिणाम आया तब से मैं लगातार अपने आप में यही मंथन कर रहा था कि अब आगे करना क्या है। और यहां पहुंचने तक हमने अपने मन में निर्णय लिया था और कई 2-3 लोगों से ये बात हमने साझा भी किया था। हमने अपनी पत्नी को भी ये बात कहा कि आज हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे
और उस बैठक में हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और हम वापस संगठन के लिए कार्य करना चाहेंगे। हमें लगा कि राजनीति के लिए हम फिट नहीं। हम गार्जियन मानते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सबसे ज्यादा उम्र में बड़े हैं सुरेंद्र और जीवन का इनको लंबा अनुभव है। अभी चर्चा चली रही थी, हमने लिखकर इनको दिया कि हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं और खड़ा होकर और यहाँ पर अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहते हैं और वापस हम संगठन के लिए काम करें। बहुत सारी बातें सुनने को मिली और हम जिस स्वभाव के हैं हम उसको जल्दी सेट नहीं कर पाते क्योंकि जिसको वोट लेना होता है वो बहुत गाली भी सुनना पड़ता है और नीचे गर्दन करके भी, गर्दन झुकाकर भी वो वोट लेने के लिए तैयार रहता है, गाली भी सुनता है, सब कुछ सुनता है, लेकिन फिर भी उसको चुप रहना पड़ता है। और हमारा वो नेचर नहीं, क्योंकि हम दो चेहरा नहीं बना सकते। अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है और लोग वही चाहते हैं कि आप डबल फेस डबल मीनिंग वाले ही व्यक्ति रहे। अंदर आपका कुछ भी चलता रहे लेकिन बाहर पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम यदि आपसे नाराज होंगे तो हमारे चेहरे पर साफ पता चल जाएगा कि हम आपसे नाराज हैं। हम चाह कर भी अंदर आपके प्रति नफरत रख के और प्यार भरी भाषा आपसे नहीं बोल सकते। हम कड़वी बात बोल ही देंगे जो कि राजनीति के लिए फिट नहीं। और इतने दिनों तक हमने ये मंथन किया कि आखिर क्या कमी रह गई। हमें लगा कि शायद मेरे भीतर ही कमी है, मेरे नेतृत्व में कमी है, तभी शायद ये परिणाम हो। नहीं तो जहां सबसे ज्यादा, जब बार बार मनोज राज जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमने वोट लाया, वोट लाए, बड़ी भी ताजुब की बात है कि सब जगह लोग बोलता है कि भूमिहार ब्राह्मणों की पार्टी है और सबसे अधिक वोट लाने वाले धार्मिक समाज के व्यक्ति। तो जो सबसे अधिक वोट आया, ये सबसे कम हमारे जो प्रत्याशी सबसे कम वोट लाने वाले थे जो हमने अपना अनुमान लगाया था। हमने इतने वोट का अंदाजा लगाया था कि जो सबसे कम प्रत्याशी हमारा होगा वो कम से कम 5,000 जो सबसे कम वोट लाए। हम बछवाड़ा के चुनाव में निर्णय सही था गलत था उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन कम से कम 4-5 ऐसे सीट जहां हमें उम्मीद थी और उन 4-5 विधानसभा में बछवाड़ा नहीं था। 4-5 विधानसभा ऐसे जिसमें शेखपुरा, बुआ मुखिया जी शाहपुर विधानसभा, उजियारपुर विधानसभा, विभूतिपुर विधानसभा, गोपालपुर विधानसभा, 2 समस्तीपुर के, 1 दरभंगा, 1 भागलपुर के, 1 आरा के और 1 शेखपुरा का विधानसभा। ये 5 ऐसा विधानसभा था जहां पर हम ये उम्मीद कर रहे थे कि या तो हम जीतेंगे या हम दूसरे स्थान पर। और उम्मीद इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने हवाई सर्वेक्षण किया। हम तो आज तक हेलीकॉप्टर पर चढ़े ही नहीं, हवाई सर्वेक्षण क्या करें। जमीन पर रहकर काम किया था हम लोगों ने और लोगों के बीच से जो रेस्पॉन्स आ रहा था उसके आधार पर ये अनुमान लगाया। हमारे बीच में बेगूसराय के एक प्रत्याशी मनोज जी बाहर निकल के क्या चुनाव परिणाम के बाद हमको मनोज जी कॉल किए, बोले सर हम हाईकोर्ट में रीट दायर करना चाहते हैं। अगर बाहर है तो उसको बोलेंगे, देखिए होगा अगर बाहर है तो बोलेंगे। मनोज जी हमको कॉल किए कि हम हाईकोर्ट में रीट दायर करना चाहते हैं। हमने कहा किसके खिलाफ? चुनाव आयोग या हमारे जो पदाधिकारी थे इनके खिलाफ है, वहां पे चुनाव पदाधिकारी। हमने कहा कि
क्यों दायर करना चाहते हैं? इन्होंने कहा कि हमारा काउंट किया हुआ इतना वोट था और हमें इतना कम वोट कैसे आया? तो हमने कहा ये बात तो हर जगह बहुत सारे प्रत्याशी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन आपके पास सबूत क्या है? आप कैसे कहेंगे कि हमारे पास इतना वोट था और इतना ही मिला? ये बोले सर 350 बूथ था, 350 बूथ का तो हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन जो मेरे गांव का बूथ था, जो हमारे 27 परिवार, हमारे परिवार के 27 लोग उस बूथ पर जाकर वोट दिए और 2700 लोग वीडियो बनाए, वो 2700 लोग वीडियो बनाए वोट देते समय, फोटो भी लिए, वीडियो बनाई, अभी साथ में इनके प्रचार में घूम रहे हैं। और उसके अलावा इनके गांव का बूथ था तो 2-4 वोट तो और मिला होगा, लेकिन जब वहां काउंटिंग शुरू हुई तो उस बूथ से टोटल 16 वोट। अब वो बाकी का 11 वोट कहाँ गया भाई? कम से कम परिवार वाला भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला वोट था। लेकिन अभी ये बात यदि आप कहें तो आप यही के समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो आपको देशद्रोही, कांग्रेसी, पाकिस्तानी सब साबित कर देंगे, सारा कुछ साबित कर देंगे। कई ऐसे बूथ हैं, कई ऐसे विधानसभा है जहां ये चुनाव आयोग के अधिकारी जो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो गंगा जी में खड़े होकर भी कहेंगे कि यहाँ पर आपका इतना ही वोट था, इसलिए मरने को तैयार हुए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई, नहीं तो ये केवल अभी जैसे माननीय त्रिपाठी जी बता रहे थे कि लोग भाजपा कांग्रेस के बाद तीसरा पूछता था कि बैठ सबको कितना वोट है। बाकी पार्टियों से मतलब नहीं था, बाकी प्रत्याशियों से मतलब नहीं था, लेकिन जितने भी विधानसभा से हम लोगों ने चुनाव लड़ा वहां पर सबकी नजर केवल ये थी कि आरजेडी को कितना, कहीं ना कहीं कोई तो मामला और कहीं ना कहीं तो मिली भगत थी। वैसे ही एक अतरी विधानसभा हमारा जो हेल्प डेस्क होता है, जो आप फॉर्म जमा करते हैं उसके बाद फिर समय दिया जाता है कि स्क्रूटनी के लिए आइए, तो स्क्रूटनी में जाते हैं लोग तो हेल्प डेस्क पे पहले लोग जाता है कि भाई, और तो जो एफिडेविट वगैरह का जो कुछ फॉर्म रहता है तो 8 फॉर्म था इनके पास, 8 पेपर थे। वो हेल्प डेस्क पे एक महिला को बैठा रखा था और पहले देखिए कितना तरीके से सेटिंग होता है। वो महिला बोली कि आप जरा डॉक्यूमेंट दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाई, इन्होंने गलती ये की कि इनके साथ में कोई वकील नहीं था। डॉक्यूमेंट दिखाए, उसमें से 2 डॉक्यूमेंट जो नोटराइज किया हुआ था, नोटरी का, उस महिला ने कहा कि ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा है, आपको इसकी जरूरत नहीं है शैलेंद्र जी, इसको निकाल लीजिए। तो क्या कि इसको हल्का सा मोड़ के नीचे में रख लीजिए, बाकी का 6 डॉक्यूमेंट चला जाएगा। और जब 1.5 घंटे के बाद सबको बुलाया गया बारी बारी से, वहाँ एसडीएम रैंक का जो पदाधिकारी था वो कहता है कि आप शैलेंद्र जी हम तो आपका मुझे से दर्ज कर देंगे, देखो 2 डॉक्यूमेंट कम है। मैंने कहा कि 2 डॉक्यूमेंट ये आपके हेल्प डेस्क पे जो अधिकारी बैठे थे इन्होंने मना किया, ये 2 डॉक्यूमेंट रखिए आप। बोले नहीं अब तो समय चले। और कई जगह पे ऐसा भी हुआ है कि अगले दिन भी उनको डॉक्यूमेंट जमा करने का मौका मिला है, 5-5, 6-6 घंटे के बाद भी लोग जमा किए हैं। दूसरे दिन डॉक्यूमेंट जमा किए। और वहाँ कारण क्या था? तमाम दलित हो या मुस्लिम हो या पिछड़ा हो या जो भी हो, उन सबों ने एक मन बना लिया था कि हमको इस बार शैलेंद्र जी को देना है। और काम क्या था? काम बोलता है जैसे दिलीप जी कहे कि हम लोग को कम मौका मिला काम करने का, बात सही है, मौका भी कम मिला, कई प्रत्याशियों को 99% प्रत्याशियों को कम मिला। लेकिन शैलेंद्र जी पहले से मन बनाए हुए थे और पिछले 8 महीने 9 महीने से वो काम कर रहे थे। कोरोना काल में भी उन्होंने लगभग 95 लाख के आसपास जो हमारे पास बिल दिखाए और राशन बांटे घर घर जाकर 3 महीने। और चुनाव से ठीक पहले लगभग 150 से अधिक गांव में
खेतों तक पानी पहुंचा, जो पिछले 20 वर्षों से नाला, पैन, आहर जो होता है, जो कि भर गया था, जो वहां के सरकार के या जनप्रतिनिधि का या पदाधिकारियों का काम था कि उसकी उड़ाई कराए, सफाई कराए, ताकि किसानों के खेत तक पानी पहुंचे। ये अपने पैसे से 65 लाख रुपए खर्च करके और नाली का उड़ाई कराए, और खेती का समय था तो किसानों को डायरेक्ट उनके खेत तक पानी पहुंच गया। वो सबके दिलों पर राज करने लगे। और एक तरफ जो बिंदी यादव जिसका बेटा हो, जो चला था नारा की साइड दी हो बिहार में, नहीं तो गोली मार देंगे कपार में, रॉकी यादव, उसकी मां को टिकट मिला था। और दूसरे तरफ राजेंद्र यादव जो आतंक, तो ये दोनों आतंक के बीच में एक राम के रूप में इनको लोग देख रहा था, विकास पुरुष के रूप में। और सारे के सारे जिस दिन इनका नॉमिनेशन रद्द हुआ, 4 से 4,500 की संख्या में लोग उस जगह पर इकट्ठे हो गए आधे घंटे के भीतर। और हमें जान के बड़ी हैरानी हुई क्योंकि हम भी पटना से निकल गए थे। शैलेंद्र जी के पिताजी हमको मना कर दिए कि आप घरे रुक जाइए, तो आपकी भी गिरफ्तारी तय, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और आप भी चले जाएंगे तो फिर उनको बेल भी कराने वाला कौन रहेगा, बाहर देख रेख करने वाला कौन होगा। आधे घंटे के भीतर जो 4,000 4,500 लोग पहुंचे, उसमें मुश्किल से 1,000 भी भूमिहार ब्राह्मण नहीं होंगे, बाकी सब के सब दलित, पिछड़े और मुसलमान। लगभग 2 घंटे तक प्रशासन के साथ में रोड़ेबाजी हुई। महाभारत हो गया था, मतलब केवल पत्थर ही पत्थर दिख रहा था। और जितने आसपास में बूथ पर पोल कराने के लिए, चुनाव कराने के लिए जो सीआरपीएफ बल बुलाए गए थे बाहर से, एसएसबी, उनको बुलाना पड़ा, गया पुलिस लाइन से बुलाना पड़ा, और 1,500 से 2,000 की संख्या में फोर्स को भरना पड़ा। और जब शैलेंद्र जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, तो सीजीएम का के यहाँ बहस था। सीजीएम, ये बहुत बड़ा मामला नहीं था, सीजीएम से बेल मिल जाता। डीएम का एक आदमी आता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील होता है उसको बोलता है कि अभी बेल नहीं देना है चुनाव में। जब तक अतरी विधानसभा में चुनाव नहीं हो गया तब तक इनको बेल नहीं। ये कहीं ना कहीं तो साजिश और आप पे नजर। कारण और भी रहा, संक्षेप में बताएंगे। हालांकि मुखिया जी कहे कि पिछले जो बीत गई वो बात गई। संक्षेप में चूंकि आप लोगों को भी जानना जरूरी है, कई आप ही के समाज के बुद्धिजीवी लोग जो चुनाव परिणाम के बाद आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, या जो एकदम कट्टर मानसिकता की गुलामी कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी की, किसी न किसी नेता की। वो कह रहे हैं कि आप तो फलनवा के जिताने आए थे, तो आपको फलनवा भूमिहार कैंडिडेट को हराने आए थे, तो आप इसको ये करने आए थे। उनको जरा कहिए कि आंख पर पर्दा डाल के बात मत कीजिए। हमने वादा किया था कि हमारे समाज की संख्या 2015 से अधिक 2020 में बिहार विधानसभा में होगी, और 2015 में आपके 17 विधायक थे, अभी आपके 21 विधायक कर भी जीते। और कहीं ना कहीं कारण आप रहे, तभी सभी पार्टियों ने टिकट दिया, सभी पार्टियों ने टिकट दिया। और आपको हराने का, क्योंकि देखिए हम ये भी जानते थे कि कमल छाप से अभी पूर्ण रूप से मोह भंग हमारे समाज का नहीं। कमल छाप से पूर्ण रूप से मोह भंग नहीं हुआ। मोह भंग हो चुका था तीर छाप से, नीतीश कुमार जी से। तो कहीं एनडीए हार जाए, उसका क्रेडिट आपको न मिल जाए। आप सरकार में रहे या न रहे, आप जीते या न जीते, लेकिन केवल हार का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, तो आप नेशनल फेस वैसे भी बन जाएंगे, आपके पार्टी की नेशनल पहचान बन जाएगी, और आप स्थापित हो जाएंगे, सबकी नजरें आप पर हो जाएंगी। मीडिया को न चाहते भर में भी आपको कवरेज देना पड़ेगा। तो षड्यंत्र क्या रचा गया? पहले तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ में 2 मीटिंग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कई बार, अभी जो आईएमए के प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर शहजानंद, उनके माध्यम से पटना भाजपा कार्यालय में मीटिंग के लिए बुलाया गया। हम बोलेगा आपके कार्यालय में क्यों आएंगे मीटिंग करने? 2 घंटे जाकर बैठे रहे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उन्होंने आपके कार्यालय में नहीं।
आपके घर चले जाएंगे, आप हमारे घर चले जाएंगे, डॉक्टर साहब के घर चले जाएंगे, हम क्या जा रहे नहीं कर। दिल्ली चले गए वापस सिंबल के चक्कर में, वहां पर पहुंचे, फिर फोन आया कि अब दिल्ली में तो मिल सकते हैं, भाई ताल कटोरा इनका आवास है, दिल्ली में चले गए, क्या बात है। जाते ही 5 टिकट का ऑफर दिया गया इनडायरेक्टली, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि पार्टी का विलय कर लीजिए बीजेपी में और बीजेपी के सिंबल पर और 5 टिकट लीजिए। डॉक्टर साहब के माध्यम से हमने कहा कि आप 5 टिकट इस बार दे रहे हैं, और क्या गारंटी है कि 2025 में आप अगर एक भी टिकट नहीं देंगे तो आपका क्या बिगाड़ लेंगे। और जो लोग मान ली ठीक है हम 5 टिकट ले लिए, हम अपने घर से 2 परिवार को लड़ा देंगे, 3 टिकट बेच भी देंगे, 6 करोड़ रुपया भी आ जाएगा, 2 विधायकों घर का बन जाएगा, लेकिन और बाकी लोगों की जो आस्था जुड़ी है हमारे साथ, उनका क्या हो। इसलिए हम एक भी सीट जीते या न जीते, हम अलग लड़ेंगे। आपको यदि गठबंधन करना है तो हमारा कुछ कंडीशन है। उन्होंने कहा कंडीशन क्या है, हमने कहा कि वही पटना का गांधी मैदान याद कीजिए, साथ में होगा कुछ शर्तों के साथ में हम गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे, उसमें एक भी शर्त तक माना नहीं। आप बात कीजिए अपने शीर्ष नेतृत्व से, यदि उस बात बनती है तो आपके साथ में जाएंगे। बात उनकी नहीं बनी क्योंकि ये दूसरे षड्यंत्र भी रच रहे थे। लोजपा को एक मोहरा बनाकर चिराग पासवान को ये मोहरा के रूप में प्रस्तुत किया, और इससे इनका 2-3 फायदा हुआ। एक तो कि हमारे बढ़ते हुए कद को भी ये रोकना चाह रहे थे, इस पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को रोकना चाह रहे थे, और नीतीश कुमार को भी नुकसान देना चाह। ये तो बड़े वाले खिलाड़ी, जो हार का क्रेडिट जेडीयू वाले सीट पर राष्ट्रीय जनता पार्टी को मिलता, वो हार का क्रेडिट जेडीयू के हार का क्रेडिट, उनके प्रत्याशियों के हार का क्रेडिट लोजपा को मिलता। और षड्यंत्र इतना गहरा था कि लोजपा पार्टी से पहली बार 24 भूमिहार प्रत्याशियों को उठाया, और 24 में से लगभग 10-12 वो प्रत्याशी थे जो हमारे साथ में पाइपलाइन में थे, टेलीफोनिक संपर्क में थे कि हमको यदि एनडीए से और यूपीए से टिकट नहीं मिलेगा तो आपसे पार्टिसिपेट करेंगे। लोजपा का एक प्रत्याशी जो चुनाव जीते हैं, सिंगल प्रत्याशी, मटिहानी से राजकुमार सिंह है। मटिहानी से आए हुए, जरा हाथ खड़ा कीजिए, अभी बेगूसराय से लोग आए हुए। मीडिया में उनका स्टेटमेंट आप सुनिए। जब वो तैयार हुए तो 100 से 150 की संख्या में हमारे पदाधिकारी लोग जाकर वहां पीला गमछा पहना है, माल्यार्पण किए, लाइव कर दिए। तब तक बड़े बड़े दादा और बाबा का फोन पहुंच गया, क्या इसमें लड़ी। हमने भी सोचा कि चलिए एक प्रत्याशी हम जीत कर जाते हैं तो हमारी संख्या बल भी बढ़ेगी। अभी वहाँ अपने स्थानीय साथियों से पूछे, उन्होंने कहा कि नहीं देना उचित। कारण कही रहे, अब उसमें बैग पर जाने से कोई फायदा नहीं है और उसका समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आज जो हम विचार करके आए थे कि आज समीक्षा बैठक में सबके सामने हम त्याग पत्र देंगे, इस्तीफा देंगे, जिम्मेवारियों से मुक्त होंगे, लेकिन आप लोगों की बातों को सुनकर अभी भाई इतना शानदार भाषण दिए, कवि भी है, कविता भी कहते हैं, तो वाकई में आपकी बात बहुत लाजवाब लगी हमको। मघी के लिए इसलिए मना किए क्योंकि इसमें भोजपुरी और मैथिली वाले भी लोग हैं, तो मिथिला में बोलने चालू कर देंगे तो हमको समझ नहीं आएगा, इसलिए मना किए। पंडित कलाम जी हैं, चाहे जो भी यहाँ पर अपनी बात को रखे, हमारे गुरु जी हैं, हमारे गार्जियन अपनी बात रखे, मार्गदर्शन दिए। इनकी बातों को सुनकर हमें लगा कि नहीं, आशुतोष अभी रुकना नहीं चाहिए, अभी तुम्हें और संघर्ष करना चाहिए। और इतने लोग जब तुम्हारे साथ हैं, इतने
अभिभावक तुम्हारे साथ हैं, इतने भाई तुम्हारे साथ हैं, माताएं बहनें तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हारी विजय होगी और तुम लक्ष्य को पाओगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। कई पदाधिकारी, कई वक्ता अपने बातों में तुलना कर रहे थे कि हमें जन अधिकार पार्टी से पप्पू यादव से अधिक वोट आया, हमें उपेंद्र कुशवाहा से अधिक वोट आया। हमारी तुलना उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव से नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता पार्टी की तुलना होगी तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के हमारी तुलना इनके साथ नहीं हो सकती। हाँ, जो कमी रह गई है उसमें हम सुधार करेंगे और दोगुनी ताकत के साथ में संघर्ष करेंगे। समय कम मिला, 4 महीने पहले बनी पार्टी, हम जीते या हारे मायने नहीं रखता है, लेकिन लोगों के जहन में ये बात तो जरूर पहुंचा दी है कि हम भी जिंदा है और हमारा भी अस्तित्व है। खड़े हुए हैं, अभी तो चलना सीख रहे हैं, अभी तो डेगा डेगी दे रहे। जब दौड़ेंगे तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी लेकर आएंगे। लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारे माननीय बड़े भाई जी जो ज्योतिष भी जानते हैं, इन्होंने कहा कि पार्टी का 2023 में दिन बदलने वाला है, तो इनका भी एक अनुमान, क्योंकि ये तो ज्योतिषी और अंक गणित के आधार पर अपनी बात को समय सीमा निर्धारित किए, लेकिन जो स्थिति बन रही है ये भी तय है कि 2025 तक ये सरकार नहीं चलने वाली है, मध्यावधि चुनाव होगा ही होगा और हो सकता है कि 2023 में ही चुनाव हो जाए, इसलिए आप भी तैयारी शुरू करें। आपके पास 15 दिन समय मिला, आपको 1 महीने समय मिला, आपको 3 महीने समय मिला या 6 महीने समय मिला, लेकिन अब आपके पास समय ही समय। तो ये मत सोचिए कि फिर चुनाव आएगा तो 6 महीने पहले जगेंगे, 3 महीने पहले जगेंगे और घर घर घूमेंगे कि भैया वोट दे दीजिए, तो फिर वोट देंगे। अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए, लोगों के जहन में बने रहिए और लोगों को ये एहसास करवाइए कि हम केवल वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए आपके पास नहीं आते। आप वोट दीजिए या न दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सुख दुख में हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहे। बुरा मानने वाली बात नहीं है। कई पदाधिकारी यहाँ पर हैं, कई जिला अध्यक्ष भी हैं, कई प्रदेश और राष्ट्रीय कई पदाधिकारी हैं, लेकिन बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी होती है उसका निर्वहन, उसके जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे किया जाता है, एक पदाधिकारी की जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे किया जाता है, ये हम सबको, हमको भी और आपको भी गोपाल जी से सीखना चाहिए। जी जाल लगा दी इन्होंने और इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत अनिल अंबानी के परिवार से नहीं, ये भी सेना में नौकरी करके आए हैं, हमारी तरफ फौजी थे, अभी रिटायर होकर आए, तो पेमेंट भी आधा हो गया, लेकिन करने की इच्छा। आप लोगों ने जितना किया, जितना जिनसे बन पाया, सबने किया। और आज भी आप यहाँ पर आए हुए तो आपके भीतर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है, पार्टी से और संगठन से लगाव है, तभी आप यहाँ पहुंचे हुए। तो इतने ठंड में रजाई से कोई बाहर नहीं निकल रहा। हम खुद ही पटना से 6 बजे का अलार्म लगाए, 6:30 तक उठने का मन नहीं किया। तो बाकी लोगों का क्या दिक्कत? और कई ऐसे पदाधिकारी हैं भी जो चुनाव के बाद वास्तव में रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। उन्हें भी क्या जरूरत थी कोई इतना दूर राजगीर चलकर हम जाएं, 1 घंटा भाषण सुने, उसके बाद फिर वापस बेगूसराय चले, दरभंगा चले, मधेपुरा चले, मधुबनी चले और सिवान चले। लेकिन ये होता है दायित्व। मनोज राज जी के कई बातों से सहमत,
जो पदाधिकारी जिम्मेवारी लेने के लायक है, जिम्मेवारी उन्हीं को देना चाहिए। जो अपनी जिम्मेवारी को समझ ही नहीं रहे, उनको जिम्मेवारी देकर क्या करेंगे और वो जिम्मेवारी लेकर क्या करेंगे। ये जो चुनाव परिणाम आपका आया, इसमें 100% योगदान रहा है प्रत्याशियों का, जो चुनाव लड़ रहे थे, अपनी पूरी ताकत लगाए, और मात्र 10% हमारे पदाधिकारियों का योगदान। अब सोचिए जरा, 90% आपके वो पदाधिकारी जो पद लेकर सोए रह गए, यदि उनका भी योगदान होता तो आज आप कहां से कहां, आप प्रदेश से कुछ और। हर एक इंसान के भीतर कार्य करने की क्षमता बराबर नहीं होती, सोच बराबर नहीं होता है। मनोज राज जी को, जैसे इन्हीं के ऊपर उदाहरण दे रहे, ये कहे कि प्रदेश प्रचारक थे, ये अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे थे, तभी तो शेखपुरा में समय देते हुए भी ये 3, 4, 5 और जिला में जाकर समय दिया इन्होंने, और हम देखे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इनके साथ भी और कई प्रदेश प्रचारक बने थे, उनसे भी जरा पूछा जाए कि आप कितने जिलों में जाकर प्रदेश में प्रचार किए, आप अपने प्रत्याशियों के, घर से बाहर निकले। वो अपने विधानसभा में 5 दिन चेहरा दिखा दिए, फोटो सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे, भाई अध्यक्ष जी काम हमारा पूरा होगा। तो अध्यक्ष जी को फोटो दिखाकर क्या करें, हमको फोटो दिखाकर क्या करें, हमको तो अपना फोटो देखने की फुर्सत नहीं है सोशल मीडिया पर, आपकी फोटो क्या देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर हाथ रखकर पूछिए, इससे बड़ा तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। गीता पर हाथ रखकर भी लोग झूठ बोल लेते हैं, लेकिन आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं। आप यहाँ पर हाथ रखकर देखिए और बोलिए कि आपने अपने दायित्वों का कितना निर्वहन। कभी हमारे भीतर भी नहीं हो, हम भी तो कोई खानदानी पॉलिटिशियन है नहीं, हमारे तो बाप दादा कहीं कांग्रेस और आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे नहीं, जिससे हम सीखे हो बचपन से, हम भी सीख ही रहे। लेकिन लीडरशिप कहीं बाजार में बिकने वाली भी तो चीज नहीं है जो उसको खरीद लिया जाए, उसको भी तो डेवलप भी किया था। गोपाल जी को क्यों जिला का कमांड, आज इनके काम से या इनके पदाधिकारियों के काम से इनके जिला के तमाम पदाधिकारी संतुष्ट हैं, यहां तक कि प्रत्याशी भी संतुष्ट है। तो क्यों संतुष्ट है, इनके भीतर कुछ लीडरशिप है, सबको मैनेज करके चलिए, लीड करने की क्षमता अपने भीतर डेवलप, और क्षमता तब डेवलप होगा जो इसके ऊपर जोर दीजिए, इसके ऊपर जोर दीजिएगा कि हमको कैसे अपने टीम को लेकर चलना है। हाँ, ये तय है कि अब एक इंसान के बस की बात नहीं, ये भी तय होता है कि यदि पार्टी चुनाव जीतती तो उसका क्रेडिट आशुतोष को मिलता, तो आज पार्टी चुनाव हारी है तो इसका भी क्रेडिट आशुतोष को ही मिलेगा और आशुतोष को ही लेना भी चाहिए। सैनिक तो चुनाव लड़ाई लड़ता है, लेकिन सेनापति को ही मिलता है क्रेडिट उसका, हार या जीत का। यदि जीत का हम क्रेडिट लेने के लिए सीना चौड़ा किए हुए थे, तो हार का भी क्रेडिट तो हमको लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे भीतर भी रहेगी कि हम अपने टीम को तरीके से संचालित नहीं कर पाए, चाहे वो समय अभाव रहा हो, चाहे अब जो कारण रहा। लेकिन हम चाहेंगे कि जो जिम्मेवारी लेने वाले पदाधिकारी हैं, और हमें लगता है कि यहाँ जो भी लोग हैं वो सब जिम्मेवारी लेने वाले हैं, गैर जिम्मेदार लोग तो घर में सोए। कई पदाधिकारियों की अपनी समस्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए शैलेंद्र जी नहीं आए तो 2 दिन पहले से इनको ठंड लग गई है और हम उनसे मिले भी जाकर, काफी डिसेंट्री उल्टी सब कुछ हो रहा है, दवा भी ले रहे लगातार। और भी कई पदाधिकारी हैं जिनके साथ कुछ समस्या हो सकती है, केवल यही तो काम है नहीं। लेकिन जिनके पास कोई समस्या नहीं, बावजूद इसके वो बैठक में नहीं है, तो पदाधिकारी तो छोड़िए, वो सक्रिय कार्यकर्ता के लायक नहीं। सक्रिय कार्यकर्ता के लायक नहीं, कार्यकर्ता तो कोई बोल सकता, सक्रिय कार्यकर्ता की श्रेणी में भी रखने के लायक वो लोग नहीं है, जो बगैर कोई सूचना के, बगैर कोई कारण के अपने घर से नहीं निकले और इस बैठक की इंपॉर्टेंस को नहीं समझे कि इतना बड़ा चुनाव हुआ, इतने लोगों का पैसा खर्च हुआ। एक एक प्रत्याशी, जो सबसे कम प्रत्याशी खर्च किए होंगे वो कम से कम 5-7 लाख खर्च किए होंगे।
और कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका करोड़ रुपया भी खर्च हुआ है, हमारे प्रत्याशी हैं। तो जो आपकी पार्टी के लिए, अब बताइए वोट मिला ना मिला, सबसे कम वोट जहां मिला, भले एक उदाहरण दे रहे, सबसे कम वोट तो नहीं, फिर भी 2500 बार चली गई चला, हम समय भी नहीं दे पाए, सुमित्रा जी को कहकर समय नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे पास भी तो हेलीकॉप्टर नहीं, हम भी तो 4 व्हीलर से ही जाना था हमको, और हम भी हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है, मशीन तो है नहीं, और टाइम उतना ही है। चाहे वोट कितना भी है सुमित जी, लेकिन क्या वारसलीगंज में कोई ऐसा गांव बच गया जो राष्ट्रीय जनता पार्टी को नहीं जाना, जो आपके बैठ साहब को नहीं जाना? तो जो आपकी पार्टी के लिए इतना प्रचार किया, अपने घर से पैसा खर्च करके आपके पार्टी को गांव गांव तक, घर घर तक, बच्चा बच्चा तक पहुंचा दिया, क्या कमी रह गई, क्या सुधार करना है, उस पर समीक्षा बैठक होनी है, कई लोग अपना अनुभव साझा करेंगे, और आप पदाधिकारी होकर उसका हिस्सा नहीं बन रहे उस बैठक का, ये तो बड़ा सोचने वाली बात है कि आप फिर पदाधिकारी कैसे? आज राष्ट्रीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो भी राष्ट्रीय स्तर से लेकर और पंचायत स्तर तक के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विशेष पावर जो किसी भी पार्टी के संविधान में बायलॉज में होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए तमाम कमेटी को भंग करते हैं, और इसका पुनर्गठन फिर एक बैठक पटना में करेंगे बहुत जल्द, 15 दिनों के भीतर पटना के IMA हॉल में एक बैठक करेंगे, और बैठक करके हम प्रत्याशियों से भी राय लेंगे कि आप चुनाव लड़े, आपको कौन कौन से पदाधिकारियों का सहयोग मिला और किस स्तर का सहयोग मिला, और आपके पदाधिकारी होते हुए भी जो घर से निकले नहीं, आपके चुनाव में कहीं दर्शन नहीं दिए, आपसे हालचाल नहीं लिए कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो दोबारा पदाधिकारी बनने के लायक नहीं हो सकते। और वैसे केवल कॉलम भर देने से और 1 लाख सूची बना देने के पदाधिकारियों का कोई फायदा नहीं है। केवल लंबी लिस्ट फहरिस्त बना देने से पदाधिकारियों से आप चुनाव नहीं जीत सकते, या आपकी पार्टी का आकार बड़ा नहीं हो सकता। जिम्मेवारी लेने वाले कितने लोग हैं, सक्रिय कितने लोग हैं, वैसे लोगों की फहरिस्त लंबी होनी चाहिए, उनकी सूची लंबी होनी चाहिए। हो सकता है कि इस बार का चुनाव जो पंचायती राज चुनाव भी होने वाला है, हो सकता है ये भी पार्टी बेसिस पर, इस पर भी बात चल रही है। इसका एक बड़ा लाभ हम लोग को मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में लोग मुख्यमंत्री को देखता है, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को देखता है, लेकिन यहाँ तो मुखिया जी हैं, मिला जुला यहाँ तो मुखिया जी को देखना है, जिला पार्षद जी को देखना है, पंचायत समिति को देखना है, और यहाँ पर वो पर्टिकुलर क्षेत्र जहाँ पर आपकी संख्या इतनी है कि आप अपना मुखिया बना सकते हैं, वहां पर आपकी पार्टी को अच्छा लाभ मिल सकता है। और कई ऐसा भी क्षेत्र है जैसे 5 बार से लगातार मुखिया, अब जो अपनी बात बहुत संक्षेप में रखे लेकिन सारी बातों का निचोड़ रखे, माननीय सतीश कुमार टूना मुखिया जी, इनके क्षेत्र में हमको लगता है मुहैया बहुत कमी है आपके क्षेत्र में वोटर, तीसरे स्थान पे इनके जाति के, इनके समाज के वोटर तीसरे स्थान पे हैं, दूसरे पर भी नहीं, और बावजूद इसके 25 सालों से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जिसका मतलब विश्वास है। तो कई ऐसे भी क्षेत्र मिलेंगे, कई ऐसे भी लोग, कई ऐसे भी हमारे पदाधिकारी मिलेंगे जो अपना विश्वास बनाए हुए हैं, अन्य वर्गों में भी। दूसरा, तमाम वर्गों को जोड़ने का काम हमारे गार्जियन भी कह रहे थे, और भी लगभग लोगों का सुझाव आया कि पार्टी में सभी जाति, सभी धर्म के लोग होने चाहिए।
तो आप यही देखिए, आपके प्रत्याशी जो हैं वो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो पार्टी ने ऐसा तो कुछ किया नहीं कि चुनाव के टिकट बंटवारे में 100% बिहार में झारखंड को टिकट दिया। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को टिकट दिया। अब ये है कि आप लंबे वर्षों से एक संगठन के रूप में काम कर रहे थे, संगठन के बैनर तले काम कर रहे थे, और वो जातिगत संगठन था। तो आपके पास जो 100% लोग जुड़े हुए थे उस समय तक, वो उसी पार्टी को न जाती थी। और अभी जब पार्टी बनी तो पार्टी बनते ही वो तो लॉकडाउन की स्थिति रही, घूमने का भी मौका नहीं मिला। अब जब घूमिए तो सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों के बीच में जाइए और उनका विश्वास हासिल कीजिए, और समीकरण बनाइए, वो समीकरण जिस पर हम काम कर रहे थे चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी काम करेंगे, जिस पर इतनी बात, लंबी बात कलामुद्दीन जी कहे। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। अगर किन्हीं के पास कोई तर्क है ये समीकरण के अलावा कोई दूसरे समीकरण पर, तो आप अपनी बात को रखिए। हम भी जानना चाहेंगे, हम भी सीखना चाहेंगे। लेकिन हमने अब तक जो अनुभव प्राप्त किया है कि राजनीति में सत्ता पाने के लिए, या जो आप वैकल्पिक बदलाव चाह रहे हैं, अपने बिहार में जो बदलाव देखना चाहते हैं, आपने जो टैगलाइन लगा के घूमा, आपकी बात बदलो बिहार, जो बिहार में बदलाव लाना चाह रहे हैं, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में, चाहे वो भ्रष्टाचार कम करने को, चाहे अपराध पर पूर्ण विराम को लेकर, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर, जिस क्षेत्र में भी काम करना चाह रहे हो, तो बदलाव लाने के लिए आपको पता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी की सारी ताकत नेताओं के पास है, आपके जनप्रतिनिधियों के पास है, और वो ताकत विधानसभा और लोकसभा के अंदर से उसी चार दीवारी में कैद है, और वहीं से सारे नियम, कानून और अध्यादेश आते। तो जब तक आप जीत कर वहां नहीं पहुंचेंगे और आपकी संख्या में वहां अधिक नहीं होगी, तब तक आप चाह कर लाख कोशिश करते रह जाइए, आप बदलाव नहीं ला पाएंगे। हम व्यक्तिगत रूप से मेहनत करके यदि बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो वो बड़े स्तर का बदलाव नहीं हो। जैसे अभी एक हमने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, और उसके पीछे हम तैयारी भी कर रहे हैं बहुत लंबी। कई लोग देखता हूँ अपने भी गाँव में कि बहुत सारे लोग सुबह सुबह 4 बजे से उठ के ही दौड़ने लगते हैं, पूछते हैं कि क्या भाई क्या तैयारी कर रहे हो, तो आर्मी में, मिलिट्री में जाने के लिए। तो उसका केवल ये फोकस होता है कि हमको दौड़ निकालना है, विंग निकालना है, फिजिकल पास हो जाना है। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट रूप से तो एलिजिबल रहता ही है, तभी वो तो तैयारी करता है, तो डॉक्यूमेंट में तो कहीं कोई दिक्कत होती नहीं। फिजिकल पास होने के बाद क्या होता है कि जब दौड़ विंग कर लेता है, हम भी फिट से रहे तो और वो घर में आके सो जाता है, उसको लगता है कि हम तो अब नौकरी कर रहे हैं, तो हमारी नौकरी होगी। आर्मी के रिटेन को बड़ा हल्के में ले लेता है, हालांकि पहले हल्का भी था, तो थोड़ा टफ कर दिया, थोड़ा ज्यादा टफ हो गया। और यही वजह है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि वो तैयारी कर नहीं पाता है। और 100 लड़के यदि आपके पहचान के 100 लड़के यदि आर्मी में फिजिकल निकाल लिए हैं या सेना में भर्ती में, तो आप देखिएगा जब रिटन टेस्ट की बारी आएगी तो 100 में से 8-10 लोग ही पास कर पाते हैं, बाकी के कई ऐसे होते हैं तो गांव में रहकर बेचारा मन है कि हम तैयारी करें, लेकिन क्या है उस लायक उसको माहौल नहीं, वो सक्षम भी नहीं है। तो जो 45 दिन का जो टाइम होता है फिजिकल के बाद रिटर्न का, उस 45 दिन के बीच में कहीं शहर में जाकर पढ़े, कोचिंग संस्थान, कई लोग आर्थिक तंगी की वजह से नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने संगठन के माध्यम से एक ये करने का विचार किया है कि जो लोग फिजिकल पास हो जाए 45 दिनों तक उनके रहने खाने की व्यवस्था कराकर उनको हर रोज 8 घंटे की पढ़ाई कराई जाए और उसमें डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। उसके साथ में फोन नहीं होगा, फोन किसी को अलाउ नहीं होगा, तो बोलने में लगे गपशप करता रहेगा। एक एसटीडी बूथ लगा दिया जाए, घर में बात कीजिए, सुबह शाम जो पीटी का तरीका होता है, जो ड्रिल का थोड़ा बहुत जो होता है वो कराइए और क्वेश्चन सेट तैयार करके और 45 दिनों तक हर रोज 8 घंटे की पढ़ाई कराई जाए। चाहे उसको पनिशमेंट देके याद कराया जाए, चाहे जैसे कराया जाए, लेकिन उसको वो सारी तैयारी करानी है। और एक अनुमान के तौर पे हमने जो अनुमान लगाया है कि कम से कम 50% से ऊपर रिजल्ट
अपनी नौकरी खो देते हैं और वो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी खोते हैं इसको नहीं समझते। आज जो सेना में भर्ती हो जा रहा है 40, 50, 60 हजार रुपये सैलरी, मेडिकल की सुविधा मिल जाती है, कैंटीन की सुविधा मिल जाती है और कई प्रकार की सुविधा है। बच्चा आर्मी स्कूल में पढ़ेगा, फैमिली क्वार्टर मिल जाता है, आने वाला जनरेशन सेट हो जाता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां सेट हो जाएगी। उतने लोग भी तो हमसे जुड़ते जाएंगे जिसका बच्चा हम लोग के प्रयास से यदि पास हो जाता है, उसका परिवार, उसका रिश्तेदार, उसका दोस्त भी तो जुड़ेगा, उसकी दुआएं भी तो हमारे साथ हैं। तो ये और दूसरा एक संगठन के माध्यम से हम लोग जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन इसको अभी तक कर नहीं पाए, अब इसको क्रियान्वयन करना है। 4-5 वैसे लोगों के मेरे पास सूची है जो मुफ्त में शादी करना चाह रहे हैं। हमारे पास खुद उन्होंने मैसेज किया है कि हम दहेज नहीं दें, लड़की पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, हम शादी करें। और वो लड़के सेट हैं। अब वैसा लड़का बोलेगा जो खुद कुछ नहीं करता है कि हम दहेज नहीं लेंगे, तो और बोझ बनाएगा। जो कहीं नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है और उसको माँ बाप से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं, साड़ी चूड़ी बिंदी के लिए, वैसे लड़कों की 4-5 लिस्ट मेरे पास है और हम चाह रहे हैं कि उसको और बढ़ा के कम से कम 11 किया जाए और अगला जो मुहूर्त आएगा शादी का, जो मुहूर्त लगने का, उस समय कम से कम ऐसे चुन कर जो वास्तव में उठाए, कम से कम 11 बच्चियों की शादी कराएंगे संगठन के माध्यम से, ताकि आप सबों का भी सहयोग चाहिए हमें, इसमें आप सबों का भी सहयोग चाहिए। अकेले हमारे हम तो अंबानी थोड़ी है कि इतने बच्ची की शादी करा देंगे, एक बेटी की शादी कराने में हालत खराब हो जाएगी। अब सहयोग के तौर पे क्या होगा? सहयोग के तौर पे पैसा नहीं चाहिए, आप अपनी तरफ से एक साड़ी दे दी उस बच्ची को, कोई एक चूड़ी का पैकेट ही दे रहा है, कोई बिंदी दे रहा है, कोई एक ट्रंक दे रहा है, कोई गोदरेज दे रहा है, वैसे शादी। और एक छोटा छोटा सा सहयोग से इतने लोग सक्षम है और लोग करना भी चाहते हैं, लोग सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उस लायक तो मिलता नहीं है कि जिसको सहयोग करे और हमारे जो पैसा है या जो हम सामान दिए उसका सही जगह पर इस्तेमाल हो। इससे भी एक वैसे लोग जैसे अब बुद्धिजीवी लोग जैसे कहते हैं कि शुरुआत में तो कुछ लोग कह रहे थे कि युवा लोग जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग वयस्क लोग कम जुड़े थे। ऐसी कोई टैबलेट तो है नहीं कि बुजुर्गों को खिला दिया जाए और वो कल से रात पर करने ऐसी कोई टैबलेट है नहीं, चाचा को लो ऐसा है तो बताइए। लेकिन बुजुर्ग क्या है, बुद्धिजीवी लोग क्या है, वयस्क लोग वो आपके काम से प्रभावित हैं। और यदि आप इस तरह का काम कर रहे हैं, यदि आप इस तरह के काम कर रहे हैं कि गरीब बच्चियों की शादी करा दे रहे हैं या आप संस्था के माध्यम से बच्चों की तैयारी करा के उन्हें नौकरी में सहयोग कर रहे हैं, तब बुद्धिजीवी लोग, वयस्क लोग, वृद्ध लोग भी जुड़ेंगे, उनका पार्टियों से मोह भंग होगा, उनको लगेगा कि एक अच्छा काम हो रहा है, चलो इसको समझ के इसको सहयोग। कई ऐसी बातें हैं जो मैं कहना चाहता था, हालांकि 14 मई को संगठन के माध्यम से ही परशुराम जयंती जो कि हम लोग मनाते आए हैं, स्नोफॉल में तो देखिए परमिशन देता है नहीं देता है, कितने लोगों का परमिशन देता है। हालांकि इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मनाना चाहें, हमने व्यवस्था भी किया है और गाजीपुर के लंका मैदान में मनाना चाह रहे हैं। वहाँ लंका मैदान है, चारों तरफ से बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी, बहराइच, गोंडा, ये सब जो क्षेत्र है वो आपके समाज का बहुल वाला क्षेत्र है। और 2022 में यूपी में भी चुनाव, लगभग 2-3 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के लोग डिमांड कर रहे हैं, कृष्णानंद राय जी, स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी, उनके गाँव के लोग और भी कई लोग, मनोज सिन्हा जी गाँव के लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में समय दीजिए। लेकिन क्योंकि बिहार ही नहीं हमारा कंप्लीट हुआ था, हम दूसरे राज्य में इधर उधर भटकना नहीं चाहते। हालांकि लोगों का एक बहुत ज्यादा लगाव है, मतलब एक आस्था है कि हमारे यहाँ भी आइए, संगठित कीजिए। और कृष्णानंद राय जी की हत्या के बाद वहाँ भी समाज के देखने वाला कोई है नहीं, एक मनोज राय जी थे, उनको भी
उनकी भी राजनीतिक करियर लगभग समाप्ति कर दी गई, राज्यपाल बनाकर उपराज्यपाल कश्मीर में भेज दिया गया। तो वहां एक उम्मीद है कि अगर हम होली के बाद यदि आप लोग हमको फ्री करते हैं 1 महीने के लिए, तो हम उन 5-7 जिलों में घूमकर काम करना चाहते हैं। और हमारी कोशिश है कि 14 मई को जो परशुराम जयंती का आयोजन लंका मैदान में करें, उसमें कम से कम 1 लाख से अधिक संख्या में परशुराम वंशज लोग इकट्ठे हों। और ये एक बड़ा संदेश है। बिहार में पटना में गांधी मैदान में हम लोग जिस प्रकार से लाखों परशुराम वंशजों को इकट्ठा किए, एक संदेश दिए, रिजल्ट चाहे जो हो लेकिन घबराहट तो सबके भीतर थी आपके नाम से, और परिणाम भी आएगा। जिस प्रकार से बिहार के नौजवान आज भगवा नहीं पीला गमछा लिए हुए नजर आते हैं, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी नौजवान, इसके लिए एक अच्छा समय है 14 मई परशुराम जयंती के अवसर पर। 30 तारीख को 14 मई परशुराम जयंती, 30 मई को आपके पार्टी के स्थापना दिवस है, और 30 अगस्त को संगठन का भी स्थापना दिवस है। तो जैसा उस समय तक माहौल रहेगा, क्या कोरोना वायरस के चलते क्या गाइडलाइन होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अभी पहले से ज़्यादा चर्चा करना सही नहीं। बाकी बहुत सारी बातें जो लोग कहने वाले थे कहें। अगला बैठक की घोषणा आप सब इसमें से कोई ऐसे भी है जो रजिस्टर में अपना नंबर नहीं डाले या नाम नहीं डाले, उसमें आप चंद्रशेखर जी इसमें नाम नंबर नोट कर दीजिए, जो लोग नहीं किए कर दीजिए। और अगले बैठक की घोषणा टेलीफोनिक माध्यम से आपके पास दी जाएगी। और पटना के आईएमए हॉल में मांझी ये बात कह रहे हैं, पटना का आईएमए सभागार जिसमें 350 सीटिंग वाला जो ऊपर है वो बुक करा लेंगे, क्योंकि इसमें केवल पदाधिकारी ही हो और कार्यों की समीक्षा करके चुनाव में इनकी क्या सहभागिता रही, जिनका क्या योगदान रहा। और केवल चुनाव ही नहीं हो सकता है कि चुनाव के समय कुछ ऐसे पदाधिकारी हो जो बिल्कुल समर्पित हो, ईमानदार हो, लेकिन चुनाव के समय कुछ मजबूरियां रह गई हो, कहीं बाहर चले गए, किसी का परिवार, किसी के माँ बाप बीमार पड़ गए हो, कोई समस्या हो सकती है, तो वैसे लोगों को नहीं। हाँ, लेकिन जो घर में है, कुछ काम नहीं किया, घर में बैठे रह के निकले नहीं, उनको दोबारा पदाधिकारी बनाने पर एक बार विचार जरूर किया जाए। उनको जिम्मेवारी दी जाए, नहीं दी जाए, या किस हिसाब की जिम्मेवारी पड़े। और जो लोग छोटी जिम्मेवारियों को लेकर भी बड़ा दायित्व निभाए हैं, बड़ा काम किए हैं, उनको उसी हिसाब से जिम्मेवारी हमारा विचार है। एक बार फिर से कहेंगे कि जिम्मेवारी लेना, पदाधिकारी बनना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं।